Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 7th lecture of acid, bases and salt for class 10th. So now in this lecture we will start bases. So let's start. The solution of substances like caustic soda, lime को और क्या बोलते हैं, चूना, एंड वॉशिंग सोडा. तो जो सोल्यूशन है जैसे कि कास्टिक सोडा, लाइम और वॉशिंग सोडा का आर बिटर इन टेस्ट, मतलब ये कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है. लाइम वाटर भी लाइम जो है, जो चूना बोलते हैं जिसको, वो भी कड़वा होता है टेस्ट में. कास्टिक सोडा भी कड़वा होता है और वॉशिंग सोडा भी कैसा होता है, कड़वा होता है. ठीक है. एंड सोपी टू टच, कैसा होता है, सोपी. सोप जानते हैं, साबुन की तरह उसका टच होता है ना, स्लिपरी टू टच. तो इसका क्या मतलब है, कड़वा भी होगा और कैसा होगा, सोपी टच होगा उसका. दे आर कॉल्ड बेसिस. उनको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिस बोलेंगे. एसिड क्या होता था, खट्टा हुआ करता था. बेस क्या होगा, कड़वा होगा. दस बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव अ बिटर टेस्ट. बेसिस वो सब्सटेंस होंगे जिनका टेस्ट कैसा होगा, कड़वा होगा. ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है. और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में. ओके. बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड. तो एसिड का बेस जो होता है वो केमिकली अपोजिट होता है. व्हेन बेसिस आर एडेड टू एसिड्स दे न्यूट्रलाइज. जब बेसिस को एसिड में ऐड किया जाता है तो वो एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. ओके. और कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एसिड, या इफेक्ट जो होगा, जो भी एसिड का एसिडिक इफेक्ट होगा बेस को ऐड करने से वो कैंसिल हो जाता है. सो वी कैन आल्सो डिफाइन अ बेस एज फॉलोज. तो बेस को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड. तो बेस को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसेस. जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, सब के सब क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड Na2O. देखो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है. तो एक -2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए 2 + 1 यानी Na+ चाहिए रहते हैं, है ना. तो Na2O हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाता है. तो ये क्या होगा, जो मेटल दिख रहा, सोडियम और ऑक्सीजन दिख रहा, तो मेटल से बने जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, मतलब बेस होंगे. इज न्यूट्रलाइज एंड बेस इज अ मेटल ऑक्साइड. ये क्या है, Na2O क्या है, मेटल ऑक्साइड है. सो इट इज़ अ बेस. तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, OH- को. Na+ OH- के साथ जुड़ता है तो NaOH बनता है. और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें OH- ग्रुप है. जहाँ पर भी मेटल के साथ ऑक्साइड आ जाए, सबके साथ ऑक्साइड नहीं, मेटल के साथ ऑक्साइड, ठीक है. जैसे H2O एसिड नहीं है ना. मेटल के साथ कोई भी मेटल होना चाहिए, उसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन लिंक्ड होना चाहिए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस. और किसी भी मेटल के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो भी वो क्या होगा, बेस होगा. इज़ अ मेटल हाइड्रोक्साइड. इसको क्या बोलते हैं, NaOH को मेटल हाइड्रोक्साइड. या कोई भी मेटल यहाँ लगा हो, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, है ना, KOH, है ना, NaOH तो लिखा ही है, ठीक है. और CSOH, मतलब कुछ भी आपको मेटल दिया रहा है और हाइड्रोक्साइड दिया रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है ना. और भी जिसके साथ OH आता है वो भी बेस होता है ना. लेकिन ऑक्सीजन के केस में मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी वो बेस है. सो इट इज़ आल्सो अ बेस. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम, CaO को हम क्या बोलते हैं और बच्चों, लाइम बोलते हैं. ओके. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस. CaO क्या है, लाइम. CaOH का होल ट्वाइस क्या है, स्लेक्ड लाइम. ओके. इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. दोनों क्या है, बेस है. आर बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. NH4 पॉजिटिव होता है, OH- नेगेटिव होता है. दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिसको हम लोग बेस कहते हैं. ओके. इज़ आल्सो अ बेस दो इट इज़ नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड. ये मेटल हाइड्रोक्साइड ना होने के बावजूद क्या है, बेस है. तो OH- किसी के साथ लगेगा तो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा. बात समझ में आ रही है. लेकिन ऑक्सीजन सबके साथ बेस नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ बेस बनाता है. ओके. प्लीज नोट दैट मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी bases because they neutralize the acids.
तो जो आपके मेटल क्या है, कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं, बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एसिड्स के जो होते हैं इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, आर आल्सो बेसेज। ये तीनों जो सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब भी क्या है, बेसेस हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल बेसिस, जिसको हम लोग और किस कॉमन नेम से जानते हैं, अल्कलीज। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि सारे अल्कलीज जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, बट सारे के सारे बेस जो हों अल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बेस को वाटर में डालते हैं तब वो अल्कली कहलाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उससे पहले वो क्या होता है, बेस ही होता है। वाटर में जाने के बाद अल्कली बोला जाता है उसको। मोस्ट ऑफ द बेसिस do not dissolve in water, but some bases dissolve in water. Those bases which dissolve in water without any chemical reaction have a special name. जो भी ऐसे बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिना केमिकल रिएक्शन किए, बिना किसी तरह का केमिकल रिएक्शन किए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल नाम से बुलाते हैं। दे आर कॉल्ड अल्कलीज। क्या कहलाते हैं, अल्कलीज कहलाते हैं। दस अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। तो जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसको क्या कहा जाएगा, अल्कली कहा जाएगा। सम ऑफ द कॉमन वाटर सॉल्युबल बेसिस और अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बिना केमिकल रिएक्शन के ही क्या कर जाता है, और डिजॉल्व हो जाता है। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड प्राइस। यहाँ होल्ड प्राइस क्यों लगा है बच्चों, क्योंकि Ca पे 2+ होता है और OH पे -1 होता है। तो एक Ca2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH- की जरूरत पड़ती है। तो CaOH होल्ड प्राइस भी क्या है, बेस है, और ये वाटर सॉल्युबल बेस है। ठीक है ना। कुछ ऐसे बेस भी होंगे जो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH भी क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड प्राइस, ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है। द सॉल्युबल बेसिस और अल्कली, अब जो सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, बिना केमिकली रिएक्ट किए सॉल्युबल हो जा रहा है, उसको और क्या कहते हैं, अल्कली। द सॉल्युबल बेसिस और अल्कली आर मच मोर यूजफुल दैन। जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं जिनको हम अल्कली कहते हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। किससे ज़्यादा अल्कली यूज़फुल होते हैं, दैन इनसॉल्युबल बेसिस, जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, बिना केमिकल रिएक्शन के अगर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो उनसे ज़्यादा क्या है, उनसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कौन, जो बेसिस डिज़ोल्व हो जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो ज़्यादा यूज़फुल कौन है बच्चों, वो बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं। किससे ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो इनसॉल्युबल बेस हैं वाटर में। ओके, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन तो एक्वस सोल्यूशन में ही होता है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ही होता है ना। तो अगर जो है वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तो जो वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है वो एसिड के साथ जनरली रिएक्ट कैसे करेगा, या बेस का जो अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो कैसे करेगा, है ना। इसलिए कौन ज़्यादा यूज़फुल होता है, जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। ओके, इन दिस केस वी विल स्टडी ओनली द वाटर सॉल्युबल बेसिस। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बस वाटर सॉल्युबल बेसिस। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेस इन दिस डिस्कशन, इट विल एक्चुअली मीन अ वाटर सॉल्युबल बेस और अल्कली। तो जब भी हम इस केस मतलब हम लोग बात करेंगे किसकी, बेस की, तो आप लोग समझ जाएंगे कि वाटर सॉल्युबल बेस या अल्कली की ही बात चल रही है। सो वेदर वी कॉल इट अ बेस और एन अल्कली, तो या तो हम इसको बेस कह लें या तो इसको क्या कह लें, अल्कली कह लें। इट विल मीन द सेम थिंग, इसका मतलब क्या होगा, एक ही चीज़ होगा। ओके बच्चों, चलिए, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। क्या सारे के सारे बेसिस में कॉमन चीज़ होती है। When a base is dissolved in water, जब भी हम लोग बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन को वो प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें से OH- टूट जाता है। जैसे NaOH बेस है, जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे तो Na+ और OH- में निकल जाएगा। और जितने भी बेस होंगे, जैसे MgOH का होल्ड प्राइस, Mg+2+ में टूटेगा वाटर में जाने के बाद, और OH2- जो है 2 OH- निकलेंगे MgOH के होल्ड प्राइस में से। या CaOH का होल्ड प्राइस ले लीजिए, तो पानी में डालते ही Ca2+ + 2 OH- उसमें से निकलेंगे। यानी कॉमन बात क्या है
कि जब भी किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो OH माइनस के फॉर्म में वो टूट जाता है। दस अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेस कौन होता है? जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करता है इन सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने बता दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, क्योंकि पानी में जाने के बाद OH माइनस ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद सोडियम आयन। तो देखो इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, NaOH जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम बेस या अल्कली भी बोलते हैं। तो ठीक है, NaOH S लिखने का मतलब क्या है? ये सॉलिड स्टेट में है। जैसे इसको हमने पानी में डाला, पानी में डालते ही ये क्या होगा? Na+ और OH माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। लेकिन Na+ ऐसे ही नहीं रहता है, इसको वाटर के जो नेगेटिव पोल होता है वो चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, और जो OH माइनस है उसको पॉजिटिव पोल चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। ठीक है ना? तो ये Na+ एक्वस लिखने का मतलब क्या है? कि इसको वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है। वाटर के दो पोल होते हैं, वो डाइपोलर होता है, मैंने पहले भी बताया है। एक माइनस होता है, एक साइड प्लस होता है। वाटर डाइपोलर होता है, तो वो उसका माइनस पोल सोडियम प्लस को सराउंड कर लेगा, और वाटर का प्लस पोल जो होगा पॉजिटिव पोल वो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर लेगा? सराउंड कर लेगा। इसीलिए दोनों के आगे एक्वस लिखा हुआ है। बात समझ में आई? अब इसको सोडियम आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। मतलब बेस को जब भी हम पानी में डालते हैं तो एक तो जो उसका कैटायन होगा वो मिलेगा, और एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? चलिए, अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन शोज बेसिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हम लोग समझ चुके हैं, है ना? सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन अलॉन्ग विथ पोटेशियम आयन। तो एक KOH जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको भी जब हम वाटर में डालेंगे तो पोटेशियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड आयन सब में कॉमन होगा। ठीक है, जो भी बेस होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है ना? हाइड्रोक्साइड वाले बेस जो होंगे, है ना, ऐसा नहीं है मेटल ऑक्साइड वाले जो बेस होंगे वो नहीं हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? जो जिसमें OH ग्रुप होगा ना, जिस भी बेस में OH ग्रुप होगा वो जरूर प्रोड्यूस करेगा OH माइनस। ठीक है, तो KOH भी हमारा बेस है जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। पानी में डालने के बाद ये पोटेशियम आयन और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। और ये एक्वस लिखने का मतलब मैंने बता दिया है कि पोटेशियम को पॉजिटिव पोल वाटर का सराउंड कर लेगा, और OH माइनस को पोटेशियम को नेगेटिव पोल वाटर का सराउंड कर लेगा, और OH माइनस को पॉजिटिव पोल वाटर का सराउंड कर लेगा, और एक्वस आगे लिख देते हैं। ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। चलिए बच्चों, it is the presence of hydroxide ion OH minus ion in potassium hydroxide solution which imparts it basic properties। तो जो OH माइनस की प्रेजेंस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, वही इसकी बेसिक होने की क्या है? मेन रीज़न है। ओके, और अल्कली प्रॉपर्टीज़। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस विच डिजॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी एक बेस होता है, ठीक है ना, जो कि डिजॉल्व में होता है कुछ हद तक, है ना। क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस, ओके, अलॉन्ग विद मैग्नीशियम आयन। तो इसकी भी रिएक्शन देख लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस वाटर में जाएगा तो हमारा Mg2+ में टूटेगा और 2OH माइनस में टूटेगा। ओके बच्चों, तो चलिए ये भी आप लोग समझ ही गए होंगे रिएक्शन। तो ज़्यादातर रिएक्शन बच्चों आप लोग को रटनी नहीं है, वो डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। ठीक है, रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा रटने पे फोकस मत करिएगा, बार बार पढ़ते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा लेक्चर, सारे के सारे रिएक्शन अपने आप आपको समझ में आते रहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन शोज बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस है, इसलिए ये भी क्या है? बेस है। ओके बच्चों, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस और अल्कली इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जो कॉमन प्रॉपर्टी है बेस की क्या है? वो सारे के सारे बेस क्या करते हैं? OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में डाला जाता है। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है आप लोग जानते होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते बच्चों, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड नहीं बोलना है आपको, सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलना है। ये आप लोग धीरे धीरे समझेंगे कि जितनी जिसकी वैलेंसी होती है उसके हिसाब से वो हाइड्रोक्साइड आयन अपने आप बैलेंस मतलब अपने आप को जोड़ लेता है, ऐड कर लेता है। ओके, एंड NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल बेसिस। सभी के सभी क्या हैं? बेसिस हैं, क्योंकि इनमें OH माइनस है, बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये घुल जाते हैं वाटर में टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। और क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं।
Please note that when the solution of a base is diluted by mixing more water, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब भी सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब बेस को आप वाटर में डालें, ठीक है ना, और डाइल्यूट कैसे होगा, वाटर की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना, बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। अब देखिए बेस तो उतना ही रहेगा, अब वाटर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वाटर का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन बेस उतना ही है और पूरे वाटर को कवर करना है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मतलब मात्रा यानी सांद्रता, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना OH माइनस प्रेजेंट है वो घट जाएगा जब पानी ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, जैसे चीनी लिया 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में डाला, चीनी लिया 1 टब पानी में डाला, तो 1 गिलास वाला थोड़ा मीठा लगेगा लेकिन 1 टब वाला पानी थोड़ा बहुत हल्का सा फ़र्क आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, आपको लगेगा ही नहीं कुछ फ़र्क। तो डाइल्यूट जब भी करेंगे ना किसी भी सोल्यूशन को, तो उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होती है पर यूनिट वॉल्यूम घट जाती है, ये कॉमन सी बात है। दिस गिव्स अस अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द बेस। तो जब भी हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेस मिलता है, मतलब पानी का ऐड करना ही डाइल्यूशन होता है। ओके चलिए, और कंसंट्रेशन मतलब करना है, किसी को कंसंट्रेट करना है तो वाटर को मतलब हीट कर दीजिए सोल्यूशन को, वाटर उड़ जाएगा थोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और डाइल्यूट करना है तो पानी ऐड कर दीजिए, सोल्यूशन जो भी बना है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। ओके बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो बेस भी कैसे होते हैं बच्चों, 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, अ बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जो बेस ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं पानी में डालने के बाद। जैसे ऐसा लिया कि 100 हमने बेस लिया, NaOH 100 लिया और 100 का 100 Na+ मिला और 100 का 100 OH- मिला, तो वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से वो क्या हुआ, आयनाइज हो गया, अपने अपने आयंस में टूट गया, ठीक है। इस कॉल्ड है स्ट्रॉन्ग बेस और अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं या आप स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कह सकते हैं। दिस इज बिकॉज दे कम्प्लीटली आयनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। इसको कम्प्लीटली मतलब ये क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब जितना हमने बेस लिया है, जितना मात्रा में हमने मान लीजिए 1 लाख NaOH लिया है, पानी में डाला तो 1 लाख Na+ और 1 लाख OH- मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसा हमने एक रैंडम एग्जांपल आपको बोल दिया, तो मतलब जितना लेंगे उतना ही टूट जाएगा, है ना, कुछ नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत, उससे नहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में OH- प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब वीक बेस के बारे में जान लीजिए। वीक बेसिस, अ बेसिस विच इज़ पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। आयनाइज होने का मतलब अपने अपने आयंस में बिखर जाना। जैसे NaOH लिया, Na+ में टूट जाता है और OH- में टूट जाता है, तो कैटायन और एनायन बना लेता है ना, इसलिए उसको आयनाइज बोल देते हैं कि वो आयनाइज हो गया, मतलब टूट गया अपने अपने आयंस के फॉर्म में। तो अब बेसिस, अब वीक बेसिस के बारे में देखना है। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस था। अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन इज कॉल्ड अ वीक बेस। वीक बेस कौन होगा बच्चों, जो पूरी तरीके से OH- ना दे। जैसे 100 मान लीजिए हमने बेस लिया, उसमें से 5 ही 10 वो OH- दे रहा है, बाकी 90 या 95 टूट ही नहीं रहे हैं, है ना, वो आयनाइज ही नहीं हो रहा है, जो 90-95 आपका बच गया बेस। ओके, तो कम मात्रा में OH- आयन देने वाला जो भी बेस होगा उसको वीक बेस बोलेंगे या वीक अल्कली बोलेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल ट्वाइस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस आर वीक बेसिस। ये वीक बेसिस क्यों है, मान लो इसको हमने 1 लाख लिया, 1 लाख हमने NH4OH- लिया, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, और 1 लाख में से सिर्फ टूटा 1,000, है ना, 1,000 हमको NH4+ मिला और OH- मिला, बाकी NH4OH बचा हुआ है 99,000, है ना। इसका मतलब ये पूरी की पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हो रहा और ये वीक बेस है। इसी तरीके से इसमें भी, उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेसिस है ना, आर वीक बेसिस और वीक अल्कलीज। दिस इज बिकॉज दे आयनाइज ओनली पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, है ना, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, और क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस और अल्कली आर गिवन बिलो।
बेसेस हैव बिटर टेस्ट, बेस का कैसा टेस्ट होता है, बिटर होता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सेकेंड, बेसेस फील सोपी टू टच, बेसेस कैसे होते हैं बच्चों, सोपी होते हैं बच्चों, ठीक है। बेसेस कैसे होते हैं, फील सोपी इन टच, मतलब टच जब करेंगे तो सोपी होंगे वो, मतलब सोप लाइक टच होगा, है ना, स्लिपरी होगा। तो पहला बेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, बिटर होते हैं मतलब कड़वा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया बेस का, सॉपी टच होगा। ये पहचानने के तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी रब अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स, हम लोग फिंगर्स की टिप पर अगर हम रब करें किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ओके, दे विल सून बिगिन टू फील सोपी, वो जल्द ही क्या हमको लगने लगेंगे, सोपी टाइप का लगने लगेगा, ओके बच्चों। और स्लिपरी, एज वी हैव अप्लाइड सोप टू देम, जैसे हमको लगता है ना कि सोप को हमने हाथ में मतलब टिप पर हमने ऐसे करना स्टार्ट किया, रब करना स्टार्ट किया, वैसे ही हमको कैसे कब लगेगा, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपनी टिप पर मतलब फिंगर के टिप पर क्या करेंगे, रब करेंगे, तो वैसा ही फील आएगा, ओके बच्चों। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, बेस की, ओके बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि बेसेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो पेपर को या तो सोल्यूशन को, दोनों को, रेड लिटमस को ये क्या कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, बेसेस क्या कर सकते हैं, जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था सोल्यूशन में, उसी तरीके से बेसेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं सोल्यूशन में। प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता है सोल्यूशन का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर वाटर कहाँ मिलता है, आरओ में, बिल्कुल नहीं बच्चों। आरओ में जो वाटर मिलता है वो एकदम प्योर 100% H2O नहीं होता है, लेकिन वो पीने के लिए सही है। हमें प्योर वाटर अगर पीने के लिए दे दिया जाए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता बच्चों। सिर्फ H2O ही H2O हो तो हमारे पीने के लायक नहीं, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। जो हम आरओ से भी पीते हैं पानी, वो भी हमारा क्या है, उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर एकदम प्योर वाटर लैब में तैयार किया जाए और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम लोग उसमें एसिड डाल दें या बेस डाल दें तो एसिड भी कटायन एनायन में ब्रेक होता है, यानी चार्ज हो जाता है ना, और बेस भी क्या होता है, कटायन एनायन में ब्रेक होता है। तो वाटर में जाने के बाद जब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब वाटर में आयन की प्रेजेंस हो गई। इसका मतलब सोल्यूशन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तो बेसिस को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो क्या सर एसिड को इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है बच्चों। जो भी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कंडक्ट करने में हेल्प करेगा सोल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोलाइट है, ओके बच्चों। व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू आयंस, जब बेसिस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो किस में टूट जाते हैं, आयंस में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस द सोल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयन की प्रेजेंस होने की वजह से बेसिस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं सोल्यूशन में, ओके। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बेसिस क्या करता है, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड के केस में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि हाइड्रोजन गैस देता है। इसी तरीके से कुछ बेस ऐसे भी होते हैं, कुछ बेस भी ऐसे होंगे जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल देन अ मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, जब भी मेटल बेस रिएक्ट करता है मेटल साथ तो क्या होता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज हीटेड विद जिंक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH तो एक बेस है, उसका सोल्यूशन बना लिया, मतलब पानी के साथ मिला करके सोल्यूशन बनता है। इज हीटेड विद जिंक, जिंक के साथ उसको हीट कर दीजिए, देन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, तब क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने क्या बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, है ना, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। सोल्यूशन का मतलब एक्वस, पानी में डाला हुआ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। ज़्यादा मात्रा थोड़ी सी पानी की है और थोड़ा सा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो वो हमारा क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बन गया, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। बेस, ये बेस है, NaOH बेस है। अब इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, जिंक के सॉलिड के साथ, है ना, जिंक का सॉलिड लाया, उसके साथ रिएक्ट कर दिया और हीट कर दिया नीचे से, उसमें जिंक का कुछ ग्रेन्यूल लिया, डाल दिया NaOH के सोल्यूशन में, मतलब वाटर के साथ जो NaOH प्रेजेंट है उसमें जिंक का कुछ दाना लाएँ या पाउडरी फॉर्म में या थोड़ा सा छोटे छोटे लाएँ, उसको हमने डाल दिया इसमें, है ना, ग्रेन्यूल के फॉर्म में डाला और हीट कर दिया। हीट करते ही क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। अब सोडियम जिंकेट क्या होता है, Na2ZnO2। अब जिंकेट इसमें क्या है, ZnO2 2- को हम लोग जिंकेट आयन बोलते हैं।
तो सोडियम Na+, 2 Na+ चाहिए, क्योंकि ZnO2 2- के लिए 2 Na+ चाहिए। Na पे एक ही प्लस चार्ज होता है ना, Na+, तो Na2ZnO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जिंक का ग्रेन्यूल डाला तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस देखिए रिलीज हुआ। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हीट करने पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बात समझ आ रही है। तो प्लीज नोट दैट इन द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेसिस एंड अ मेटल, बेसिस और मेटल के रिएक्शन से जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, ये सॉल्ट है ना, Na2ZnO2 एक सॉल्ट है। ओके, बेसिस एंड मेटल के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना है। द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव आयन, तो जो मेटल प्रेजेंट होगा एज अ पार्ट ऑफ अ नेगेटिव आयन और अनायन। ठीक है, तो ये ZnO2 2- में ये पार्ट होगा, ZnO2 2- का ये पार्ट है ना, मतलब नेगेटिव वाले आयन का ये जो जिंक है, ये वाला मेटल ये नेगेटिव वाले आयन का पार्ट है ना, ZnO2 2- ये एक साथ आएगा, तो उसी का ये Zn जो है पार्ट बन जाएगा जा करके। ये तो मेटल ऑलरेडी पॉजिटिव था, इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये जो मेटल हम अलग से ले रहे हैं ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव वाले का पार्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द सोल्यूशन ऑफ जिंकेट सॉल्ट Na2ZnO2 फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक मेटल। ठीक है, ये चीज़ रिएक्शन हुई है। द जिंक मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव आयन जिंकेट आयन। देखिए यहाँ जिंकेट आयन दे दिया है, ZnO2 2- को हम लोग जिंकेट आयन बोलते हैं। तो ये नेगेटिव वाले आयन का पार्ट है ना जिंक, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे रिएक्ट किया ग्रेन्यूल के फॉर्म में, और ये जा करके जब सॉल्ट बनाएगा तो नेगेटिव वाले आयन का पार्ट बनेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस से ताकि साल्ट बना लें और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वी कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक मेटल बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप shown in figure 11। ओके, चलिए देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ओके बच्चों, चलिए बताते हैं इसको। मैंने टेक अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। आप जिंक ग्रेन्यूल, जिंक का दाना, जिंक मेटल का कुछ ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, है ना, इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लैब में जाइए, बॉइलिंग ट्यूब में आप जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, है ना, एंड ऐड 5 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। 5 ml आप क्या ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लीजिए। पहले क्या किया है, कुछ जिंक के ग्रेन्यूल ले लिए हैं बॉइलिंग ट्यूब में लैब में जा करके, और 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया एंड हीट द बॉइलिंग ट्यूब ऑन अ बर्नर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसको जिंक ग्रेन्यूल जिस बॉइलिंग ट्यूब में लिया है 5 ml उसमें ऐड कर दीजिए, है ना, और हीट कर दीजिए बॉइलिंग ट्यूब को ऑन अ बर्नर। बॉइलिंग ट्यूब कैसा होता है बच्चों, थोड़ा थिक होता है, इसलिए वो बॉइलिंग ट्यूब के यूज में आता है। ओके, बर्नर पे ले जा करके आपको बंसन बर्नर मिलेगा लैब में, वहाँ पे हीट करना है। किसको हीट करना है, सो जो जिंक का ग्रेन्यूल है उसको बॉइलिंग ट्यूब में लिए हैं और 5 ml हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है, तो हीट करना है बंसन बर्नर पे ले जा करके। ओके, रिपीट ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्राइब इन द एक्सपेरिमेंट गिवन ऑन पेज नंबर 57। ओके, देखो बच्चों, पेज नंबर 57 में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन था। एक बॉइलिंग ट्यूब ले लिया था, उसमें हमने जिंक का ग्रेन्यूल ले लिया था, 5 ml हमने क्या डाल दिया था उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ओके बच्चों, इस बार हमको क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करना था वही करेंगे, है ना। इसमें से बबल कुछ गैस निकलेगी, उसको ग्लास डिलीवरी ट्यूब से पास करेंगे। सोप का सोल्यूशन यहाँ रखा होगा, सोप सोल्यूशन से पास होने के बाद जो गैस निकलेगी उसके बाद हम लोग क्या ले जाएंगे, कैंडल ले जाएंगे, तो वहाँ पे पॉपिंग साउंड आता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में हो रहा था जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल के साथ डाल रहे थे। इसका मतलब जो पॉपिंग साउंड दे रहा था वो किसकी वजह से दे रहा था, हाइड्रोजन गैस की वजह से दे रहा था। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है किसी रिएक्शन में, चेक करना है तो इस तरीके से करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड वाला केस, जब हमने जिंक का ग्रेन्यूल लिया, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसके बाद यहाँ से एक जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हीट करना स्टार्ट किया और यहाँ से क्या निकला, गैस निकली, उसको सोप से पास किया, सोप सोल्यूशन से, और यहाँ से जो गैस सोप सोल्यूशन से पास होने के बाद निकल रही है उसके पास
बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉपिंग साउंड निकलेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी थी। सेम यही काम करना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ इस बार जिंक ग्रेन्यूल के साथ 5 ml क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, यहाँ से कुछ गैस निकलेगी, उसको ये जो सोप सोल्यूशन उससे पास करेंगे, और यहाँ से अगर जो गैस निकल रही है उसके पास बर्निंग कैंडल ले जाने के बाद अगर पॉपिंग साउंड आता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है बच्चों, तो रिपीट ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स described in the experiment given on page number 57. We will find that the gas present in soap bubbles burns with a pop sound showing that it is hydrogen gas. बात समझ में आ गई होगी बच्चों, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में भी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक ग्रेन्यूल का जो मेटल है उसको ऐड करने के बाद 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉइलिंग ट्यूब में उसको हीट किया तो और इसके सोल्यूशन को डिलीवरी ट्यूब से पास किया सोप सोल्यूशन से, उसके बाद जो गैस बाहर निकली है ना उसके पास हम क्या ले गए, बर्निंग कैंडल ले गए और वहाँ से पॉपिंग साउंड आई। इसलिए ये मैं बता सकता हूँ, ये हम कह सकते हैं कि मेटल के साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया उसके साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे मैंने रिएक्शन में शो भी किया आपको, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल के जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट देगा, और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो पेज नंबर 57 पे मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है उस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं लैब में। ओके बच्चों, ओके चलिए जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अब वो देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, बेस आर बेटर, सेकंड बेसिस फील सोपी, तीसरा बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, चौथा बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टीज बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब बेसिस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ। क्या बनाएंगे, सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। जैसे एसिड की भी यही प्रॉपर्टी थी, एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसी तरीके से बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बात तो एक ही है ना। अब इसको आप एसिड की प्रॉपर्टी ले लीजिए या बेस की प्रॉपर्टी ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो दोनों में ये पढ़ाया जाता है। ओके, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड देन अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। क्या होता है, जब बेस को रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म्ड होता है, बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when sodium hydroxide react with sulfuric acid then sodium sulfate and water are formed। तो जब भी बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ये बेस क्यों है, क्योंकि OH माइनस देता है। ये एसिड क्यों है, क्योंकि H प्लस देता है पानी में डालने के बाद। तो NaOH एक्वस और H2SO4 एक्वस, जब दोनों आपस में एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, Na2SO4 और वाटर रिलीज हो जाएगा। Na2SO4 कैसे बना, ये बेस का कटायन Na प्लस और एसिड का आनायन SO4 2 माइनस मिल करके, बेस का कटायन और एसिड का आनायन मिल करके Na2SO4 सॉल्ट बनाते हैं, और बाकी जो पार्ट बच गया हमारे बेस का OH माइनस और एसिड का H प्लस, ये मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और बाकी का बैलेंसिंग वगैरह आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो वो आपस के मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द एसिड बेसिस इन डिटेल्स इन द टॉपिक ऑफ एसिड्स। एसिड्स के टॉपिक में हमने न्यूट्रलाइजेशन के मतलब जो भी है सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ओके, तो वी नाउ नो दैट ऑल द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। सारे के सारे एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन सोल्यूशन, वेयर एज ऑल बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, है ना, इन सोल्यूशन। सो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर। तभी जाकर के रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कब, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं। ओके बच्चों, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन बेस टू फॉर्म वाटर, so we can write the neutralization reaction between an acid and a base in terms of hydrogen ion and hydroxide ion। तो हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन को इस टर्म में भी लिख सकते हैं। एसिड में से ये निकलेगा, बेस में से ये निकलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, H2O बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। अब ये जनरल सी बात है, लेकिन रिएक्शन आपको ऐसे ही लिखनी है ना। ये तो एक आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिखने का तरीका बता रहे हैं, है ना।
जब आप लोग 11th में जाएंगे तो इसका भी इंपॉर्टेंस समझेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल बस ये जान लीजिए कि इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस क्या करते हैं, बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड से और फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। अब बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, इसका मतलब बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तभी तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये 7th प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ओके बच्चों, तो नॉन मेटल का जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन जो है नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल कौन है इसमें, कार्बन। तो जब भी बेस है ना, बेस जो है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा। अब सॉल्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर क्या है, H2O। अब इसका रिएक्शन थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाता है, इसको आप लोग फर्दर आगे की क्लास में पढ़ेंगे कैसे होता है ना। इसमें हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी। बस ये समझिए कि बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है वो, ठीक है ना। तो ये बेस हो गया और सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जरूर क्या होगा, एसिड होगा। एसिड कैसे होता है बच्चों, चलिए समझाइए देता हूँ। जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालते हैं, जब भी चेक करना है कि कोई भी जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिड है कि नहीं, पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद अगर वो H+ देता है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालते हैं ना, तो H2CO3 बन जाता है। H2CO3 बन जाता है, यानी कार्बनिक एसिड बन जाता है। और कार्बनिक एसिड पानी में ही टूट जाता है 2H+ और CO3 2- के फॉर्म में। बात समझ में आ रही, इसलिए ये एसिड है। ऐसे डायरेक्ट CO2 के फॉर्म में ये एसिड नहीं होता है, पानी में डालने के बाद ये एसिड बन जाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन लिखने के लिए आपको 10th लेवल पे यही समझना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा मतलब ये एसिड है, सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सो द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आ गई होगी बच्चों की, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। यूजेज ऑफ बेसिस, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो। चलिए देखते हैं कुछ बेसिस के इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको क्या चीज़ बनाने के लिए यूज किया जाता है, सोप बनाने के लिए। पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम लोग रेयॉन भी बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो जो है इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। पेपर भी बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको स्लेक्ट लाइम कहा जाता है, ये किस चीज़ के बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एंटासिड का काम करता है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सेवन होता है, मान लीजिए हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ना, और ये इंडाइजेशन को सही करता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर का केस हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज होता है, वॉशिंग सोडा के लिए बनाने के लिए यूज होता है ना। ठीक है, क्या करने के लिए, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ओके, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग। कुकिंग में बेकिंग सोडा का काम कौन करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, जब फूड बनाते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है। ओके, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स, उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस चीज़ के बनाने के लिए यूज होता है, बेकिंग पाउडर। एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन, इसका भी काम क्या है, एंटासिड का काम है जो कि इंडाइजेशन को क्योर करता है। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का भी केस हम लोग को आगे पढ़ना है, इसके लिए भी सोडियम हाइड्रोजन जो आपका कार्बोनेट है वो यूज में आता है।
तो बच्चों आज का लेक्चर सफिशिएंट हो गया आप लोगों के लिए, है ना। काफ़ी कुछ इसमें सीख लिया आप लोगों ने। तो अब आप लोग आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन। तो पीएच स्केल वगैरह के बारे में समझेंगे, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये जो स्केल है वो किस बेसिस पे काम करता है, और हम लोग इसमें पीएच देखेंगे, और हो सकेगा पीओएच भी एक स्केल होता है, इसी का मतलब अपोजिट होता है। पीएच का मतलब जो है मतलब चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे समझेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर ठीक ठाक आपका हो गया लेंथ का, और कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप लोग लिख दिया करें कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको 100% जिस भी लेवल पे जा कर के आपको समझाना होगा मैं हर हाल में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आज थोड़ी मेरी स्वास्थ्य भी जो था उतना अच्छा नहीं था बच्चों, मैं फीवर से अभी भी थोड़ा सा सही हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों को अब रेगुलर लेक्चर देना ही है, क्योंकि जल्दी से मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट करा करके आपका जो सिलेबस है जल्दी से क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, है ना। तो मेरे अब जो लेंथ होंगे वीडियो लेक्चर के वो थोड़े ज़्यादा होंगे, है ना बच्चों। तो घबराइएगा नहीं, एक बार में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे, और जल्दी जल्दी इस तरीके से सारे जो हम लोग के रिक्वायर्ड चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए है वो तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा लेवल अप करके भी हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ताकि हम लोगों के लिए कुछ भी चीज़ें जो है मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी है, पेपर में कुछ भी है, ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग को सब कुछ आ रहा है ना बच्चों। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम लोग को ना आए। 100% मार्क हम लोग को 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में लाने हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी हो जाए तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो मेरी, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा सा जो कंटेंट जो है ज़्यादा रहे उसमें, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।